एक बात अक्सर होती है, क्योंकि आजकल आप देखें इंडिया को यह भी कहा जाता है डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। तो जो बहुत सारे पेशेंट डायबिटिक हैं और उनको ये रोबोटिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी कहा जाता है कि जो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं वो ऐसे स्ट्रांग मेडिसिन देते हैं और जिस वजह से उनका डायबिटीज बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होता है। ये सारी भ्रांतियां, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। तो आप ऐसे पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे जो डायबिटिक हैं, उनको अगर इसकी जरूरत है तो क्या उन्हें ये ऑप्ट करना चाहिए? क्या उनका डायबिटीज का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है, या इस तरह की मेडिसिन जो आप उनको ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन जो प्रोवाइड करते हैं, क्या उसका साइड इफेक्ट उनके शरीर में दिखाई पड़ सकता है? नहीं, आपने जो बहुत ही एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जैसा आपने बोला इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल और हमारी ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन डायबिटीज़ की शिकार है। और जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ भ्रांति नहीं, इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि ये सर्जरी सिर्फ घुटने के लिए नहीं हो रही है, सिर्फ आपके पैरों के लिए नहीं हो रही है, ये आपकी टोटल लाइफस्टाइल के लिए हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करो। तो शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जैसा आपको पता है कि वो HbA1c 3 महीने का एवरेज जो देखा जाता है, तो वी एंश्योर कि ये जो इनका 3 महीने का एवरेज है वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे है, तभी हम करते हैं। और अगर वो नहीं है तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप अपना डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, अपने फिजिशियन की सलाह लो, ताकि आपका शुगर कंट्रोल रहे और उसके बाद ही हम ये सर्जरी करेंगे। अदरवाइज़ आपकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। सर्जरी के बाद डेफिनेटली बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस शुगर बढ़ता है। उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम तैयारी रखते हैं। वी आर ऑलवेज दिस इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। सर्जरी इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क, है ना। मैं सिर्फ एक पार्ट हूँ, मेरे साथ फिजिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और डाइटिशियन सब इन्वॉल्व रहते हैं टू गिव अ गुड रिजल्ट। तो कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट होता है उसमें हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। वी एंश्योर कि उनका शुगर कंट्रोल में है, उनकी दवाइयाँ उसी हिसाब से मॉडिफाई की जाती हैं, डाइटिशियन उसी हिसाब से लगते हैं। प्लस पेशेंट को हम बार बार ये बता के करते हैं कि देखिए आपकी सर्जरी तो हो रही है, लेकिन आगे भी चल के आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना है, क्योंकि शुगर के पेशेंट जो हैं उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2 सवाल और करना चाहूँगा। अक्सर लोग ब्लड प्रेशर के भी शिकार होते हैं उस उम्र में जिस उम्र में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे वो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हों, चाहे किसी अंग में कैंसर से पीड़ित हों, और उनको भी रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है। वो आपके पास आते हैं और आप कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है। क्या उनको ये ऑप्ट करना चाहिए? उनके लिए भी सामान्य तरीके से रोबोटिक सर्जरी हो सकता है, उनका भी नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, उनका भी सोल्जर रिप्लेसमेंट हो सकता है जहां पेन है, आर्थराइटिस है। क्या संभावनाएं हैं, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो सारे पेशेंट जिनमें कि हम नॉर्मल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उनमें हम रोबोटिक भी कर सकते हैं, और बल्कि अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट उसमें आ सकते हैं। ओनली कंडीशन जहाँ पे हम रोबोटिक की बजाय कन्वेंशनल रीड रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे वो होता है अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक है, अगर उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उस केस में हम रोबोटिक सर्जरी थोड़ी सी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े से फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी कंडीशन जिसमें कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, उसमें रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैं कहूँगा जवाब, इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दिया है आप सब तक, कि जिन लोगों में ओस्टियोपोरोसिस एक्सट्रीम कंडीशन में उनकी हड्डियां टूट सकती हैं, वहां पर रोबोटिक सर्जरी
अप्लाई नहीं किया जाता है। पर आजकल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी टाइम टू टाइम इंजेक्शन देते हैं। हाँ, अगर वो इंजेक्ट करके और ये देखा जाए कि उनकी कंडीशन ठीक है तो फिर हम क्या रोबोटिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, वो चीज़ जा कर सकते हैं। हाँ। मेरा अंतिम सवाल, कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं में भी हड्डी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। ये 40, 50, 60 की तो बात हम कर रहे थे, पर हमारा डाइट इस तरह का हो चुका है कि बहुत सारे युवा भी आते हैं, वो झुक जाते हैं, उनके कमर में प्रॉब्लम है, उनके नी में प्रॉब्लम है, उनके शोल्डर में प्रॉब्लम है, वो पालथी मार के ढंग से बैठ भी नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं नी में प्रॉब्लम है। तो आखिरकार उनमें प्रॉब्लम है तो कम उम्र में हो क्यों गया? और कम उम्र में हो क्यों गया? तो क्या हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने का स्टाइल क्या ऐसा बदल गया है, या कोई जेनेटिक चेंज हो रहा है जिस वजह से बहुत सारे यंग पेशेंट आपको मिलते होंगे, कई सारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं? तो मुझे लगता है जरा युवाओं के लिए भी एक मैसेज दे दीजिए और सच्चाई बता दीजिए, उन्हें आईना दिखा दीजिए कि बाकी जिंदगी तुम स्वस्थ होकर जीना चाहते हो तो क्या सब छोड़ दो, क्या अपना लो, क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो कुछ भी कमा लो, सब बेकार होगा। नहीं, यू आर वेरी राइट कि क्या है कि टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्थराइटिस इन ओल्डर पीपल। हमने अभी तक जो एजेड लोग हैं उनकी आर्थराइटिस के बारे में हमने डिस्कस किया। यंग लोगों में भी आजकल नी पेन, जॉइंट पेन पाए जाते हैं और इसके ना दो वेरी डाइवर्स रीजन्स हैं। एक तो जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड इम्प्रॉपर डाइट। आज से 30 साल पहले हम अगर माल न्यूट्रिशन की बात करते थे, इसका ये मतलब होता था कि कम खाने को मिलता है ना, दुबला पतला एकदम सूखा सा बच्चा, गरीब आदमी वैसा है। आज की तारीख में माल न्यूट्रिशन क्या है? ओबेसिटी, उल्टा हो गया है, ठीक है। और उसकी वजह से भी हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर आते हैं, जॉइंट में इंजरी होती है और दिक्कत होती है। सो वेट कंट्रोल, प्रॉपर एक्सरसाइजेस टू मेंटेन योर मसल्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको प्रॉपर डेवलप करना, एंड प्रॉपर डाइट, दीज 3 थिंग्स आर वेरी एसेंशियल। और आज की तारीख में यू सी द राइज ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, which is a very but this problem is much more higher in America. अमेरिका में तो हर दूसरा तीसरा आदमी मोटा है। Why should we follow America? अमेरिका में हम देख रहे हैं हेल्थ केयर वहाँ को तो बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, अपना ट्रेडिशन देखें, हमारी डाइट और हमारी जो एक्टिविटी लेवल थी वो ख़राब हो रही है ना, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फॉलो देम इन टेकिंग ऑल दिस जंक फूड एंड एवरीथिंग। तो अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, हम अपनी एक्सरसाइज करें, अपना वेट कंट्रोल रखें, और साथ में बच्चों में तो सिर्फ इफ़ दे जस्ट फॉलो वन स्पोर्ट, वो एक स्पोर्ट फॉलो करें, देन ऑल्सो इट्स एनफ। बट प्रॉब्लम वही है कि जैसा आपने बोला सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सो दैट ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू जॉइंट पेन। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ भी ये पाया गया है कि आज की तारीख में फिटनेस के प्रति भी लोगों का काफ़ी एक्टिविटी बढ़ गई है। लोग काफ़ी जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करें तो आपको इंजरी होने के चांसेस और जॉइंट पेन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसको हम बोलते हैं ओवर यूज सिंड्रोम। लोग जाके 2-2, 3-3 घंटे जिम में बिताते हैं, विच इज़ नॉट गुड। दैट ऑल्सो कॉजेज हार्म टू योर बॉडी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ये समझें कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। आप अपना वेट कंट्रोल रखें, प्रॉपर ट्रेनर के अंडर समझ के एक्सरसाइज करें, या जस्ट एक स्पोर्ट्स खेलें, दैट विल बी अनफ, और अपना वेट कंट्रोल रखें। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हम कब से सुनते आ रहे हैं, बट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर यंग एज वेल एज एल्डरली। तो बिल्कुल। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो खास तौर पर आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं? तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसा हमने डिस्कस किया कि आर्थराइटिस में कुछ चीज़ें जो हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, दीज आर नॉन मॉडिफाइबल, जैसे कि एज बढ़ना, फीमेल सेक्स, जेनेटिक फैक्टर,
ये सारी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट देर आर थिंग्स विच आर अंडर यू, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वेट कंट्रोल करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना। आप ये सब चीज़ें करो तो आपकी आर्थराइटिस काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। अगर आपको कोई आर्थराइटिस डेवलप हो भी गई तो भी ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप दवाइयों से, एक्सरसाइज से ठीक रहोगे। और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है तो आज की तारीख में सर्जिकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपके जो इसके रिजल्ट्स आते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, और अपनी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, अपनी नॉर्मल दिनचर्या है, बहुत अच्छे से कर पाओगे। जी हाँ, तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव तो ये संत परमानंद हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और जिस तरीके से इन्होंने आपको बड़े ही साफ गोई से यह बता दिया कि ओवर यूज आप करते हैं तो भी दिक्कत होगी, और लेस यूज करते हैं तो भी दिक्कत होगी। और जिंदगी का फलसफा भी यही है कि मैक्सिमम यूज, ओवर यूज करिएगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो भी आप आर्थराइटिस के शिकार हो सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आराम करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आप कोई स्पोर्ट्स नहीं फॉलो करेंगे, जंक फूड खाएंगे, यकीन मानिए तो भी आप इसके शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपका मसल्स मजबूत नहीं होगा, और मसल्स मजबूत नहीं होगा तो आपकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो युवा हैं उनमें इन दिनों बहुत ज्यादा समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोई स्पोर्ट्स फॉलो नहीं करते, मतलब कोई एक गेम आप प्रॉपरली नहीं खेलते हैं, अपना टाइम अक्सर आप मोबाइल, टीवी पर बिताते हैं, और कोई भी व्यायाम ढंग से नहीं करते, और बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, तो यकीन मानिए कम उम्र में भी आपकी समस्याएं कई गुना बढ़ सकती हैं। और इस समस्या से निजात पाने के लिए अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, इनके तरह के वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो आपको इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। इसलिए पहले तो आप ये फॉलो करिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसी नौबत ही नहीं आने दीजिए कि आपको अस्पताल या किसी डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमना पड़े, और अगर ऐसी नौबत आ भी जाए तो अच्छे से बीमारी को समझिए। जैसे ही इसके सिम्टम्स थोड़े भी दिखाई पड़ने लगे, आप फौरन एक्सपर्ट के पास जाइए, और एक्सपर्ट जिस तरीके से आपको सलाह दे आप अपना इलाज कराइए। यकीन मानिए हर समस्या का समाधान है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास एक्सपर्टीज भी है, उनके पास प्रॉपर जानकारी भी है। तो डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।